तो बायोटेक्नोलॉजी में जो है हमने लास्ट क्लास में सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पढ़ लिया था, यानी किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में कैसे किया जाता है। जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा था कि भैया हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया, एक फॉरेन डीएनए लिया, वेक्टर और फॉरेन डीएनए को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कुछ बैक्टीरिया ने एक्सेप्ट किया, इस प्रोसेस को हम बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे रहा है? क्या मैं डीएनए ले जाके दे रहा हूं और बैक्टीरिया ले ले रहा है तुरंत? ऐसा नहीं होता है। मैंने डीएनए दिया, बैक्टीरिया तुरंत ले ले, ऐसा नहीं होता है। तो बैक्टीरिया को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से ये एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो मेरा फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कर ले, या किस तरीके से वो हमारा डीएनए एक्सेप्ट करता है, इन सबको हम कहां पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन में। सुना ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास एक चीज आती है, वो क्या है कि ये बताओ मेरा डीएनए का नेचर कैसा होता है। डीएनए चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो या कोई सा भी डीएनए है, सर ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। अगर हम बात करें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, चाहे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या किसी बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। तो आप ये बताओ, क्या हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक डीएनए को सेल के अंदर जाने देगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होते रही भैया, हाइड्रोफिलिक तुम्हारा मेरा नेचर ही मैच नहीं कर रहा है, तो एंट्री तो नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ऐसा केस है तो सेल डू नॉट एक्सेप्ट आर डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल एक्सेप्ट नहीं करेगी या बैक्टीरिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। भैया अगर नहीं करेंगे डीएनए को एक्सेप्ट, तो भैया मेरा पर्पज ही फुलफिल नहीं होगा जो मैं करना चाह रहा था बायोटेक के अंदर। सही बात है ना। तो अगर मुझे ये चीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास एक वर्ड आता है बच्चे, कॉम्पिटेंट होस्ट। क्या आता है? कॉम्पिटेंट होस्ट। तो सबसे पहली बात कि सर ये कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? होस्ट दैट हैव एबिलिटी that have ability to accept foreign डीएनए, या मैं बोलूं आर डीएनए, यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है उसे क्या बोलते हैं? हम कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। दूसरी बात यहां ध्यान रखना, एक क्या है? कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ होस्ट टू एक्सेप्ट, एबिलिटी टू एक्सेप्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंसी। और जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। अब सुना ध्यान से, अगर मुझे डीएनए एक्सेप्ट कराना है तो मुझे किसी भी होस्ट यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं अपना फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, उस होस्ट को क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो मतलब बात यह आती है कि सर हाउ टू मेक ए होस्ट कॉम्पिटेंट। भैया एक होस्ट को हम कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे? तो भैया हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं। सबसे पहला मेथड है हीट एंड शॉक मेथड। हीट एंड शॉक मेथड। दूसरा हमारे पास आता है जीन गन या बॉलिस्टिक्स।
तीसरा हमारे पास आता है माइक्रो इंजेक्शन, और चौथा हमारे पास आता है डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन। यानी हमारे पास चार अलग अलग मेथड हैं टू मेक ए होस्ट कॉम्पिटेंट, यानी एक होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के। ठीक है ना, क्लियर बात। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, मतलब छोटा सा हेडिंग डालना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही, क्या, हीट एंड शॉक मेथड। तो अगर मैं बात करूं बच्चे हीट एंड शॉक मेथड की, हीट एंड शॉक मेथड, अगर हम हीट एंड शॉक मेथड की बात करें तो आपको नाम से कुछ लग रहा होगा कि क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे। जनरली ये हम अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया वगैरह के लिए, किसके लिए, बैक्टीरिया या माइक्रोब वगैरह के लिए। तो हम यहां क्या करते हैं, बैक्टीरिया हम लेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास ये क्या हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर। ठीक, जब बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद मुझे ये बैक्टीरिया मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस्ड इट ऑन आइस, फिर कहां डाल देंगे, बर्फ में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यही रिपीट करेंगे, मतलब यही चीज क्या करते रहेंगे हम, बर्फ आइस, मतलब जो है कह रहा हूं, बर्फ में फिर गर्म, फिर गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, यही चीज रिपीट करते रहेंगे। अब ये चीज जब हम रिपीट करेंगे तो क्या होगा, पोर क्रिएटेड ऑन बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या बन जाएगा, पोर बन जाएगा, छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। अच्छा आपको बताओ, बैक्टीरिया की जो सेल है वो किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, भाई प्रोटीन की, और किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी, लिपिड की। तो जब आप गर्म करते हो ना, तो गर्म करने से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, थोड़ा दूर दूर जाते हैं, फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। और जैसे ही ठंडा किए तो मॉलिक्यूल पास आते उससे पहले क्या हो गए, वहीं फ्रीज हो गए, क्या हो गए, वहीं फ्रीज हो गए। तो मतलब बीच में क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। और जब बीच में ओपनिंग बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रीटेड विद डाइवैलेंट, डाइवैलेंट कैल्शियम आयंस। क्या करेंगे हम, उसको ट्रीट करेंगे डाइवैलेंट कैल्शियम आयन के साथ, और इसके साथ में हम अपना क्या दे देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो मतलब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाइवैलेंट कैल्शियम आयन के साथ क्या करेगा, एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, एंटर इनटू दिस, कहां एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में कर क्या रहे हैं, बैक्टीरियल सेल हीट किया एट हाई टेम्परेचर, फॉलोड बाय सडन कूलिंग या प्लेस्ड ऑन आइस, इससे क्या होगा, होल क्रिएट होगा। फिर हम क्या करेंगे, कैल्शियम आयन लेंगे, कैल्शियम आयन उन होल के थ्रू अंदर चला जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम आयन के पास एबिलिटी होती है, आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी के अंदर भी कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन सेल के अक्रॉस मूव करते हैं, तो उसके लिए चैनल्स होते हैं। तो भैया कैल्शियम आयन सेल के अक्रॉस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमने क्या कर दिया, कैल्शियम आयन के साथ में अपना डीएनए भी भेज दिया, होल क्रिएट करके, और इस तरीके से एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर हमारा डीएनए एंटर कर गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हीट एंड शॉक मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं, हीट एंड शॉक मेथड बोलते हैं। फिर हमारे पास सेकेंड मेथड आता है जिसका नाम क्या है, जीन गन, जीन गन, या फिर इसको हम बोलते हैं बॉलिस्टिक्स। याद रखना, जीन गन या बॉलिस्टिक्स का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, प्लांट के लिए।
किसके लिए करते हैं? प्लांट के लिए। अब आप खुद बताओ, क्या आप हाई स्पीड से गोली के अंदर यानी बुलेट के अंदर डीएनए को रैप करके अपने शरीर के अंदर एंटर करवाओगे? नहीं ना। या किसी एनिमल के शरीर के ऊपर करवाओगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, जीन गन या बॉलिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्लांट के लिए करते हैं। ठीक है, प्लांट की बॉडी क्या होती है? रिजिड होती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टंगस्टन या गोल्ड की, वैसे गोल्ड महंगा आता है, टंगस्टन या गोल्ड के फॉइल के ऊपर डीएनए को क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं। हाँ ठीक है, बट जो है थोड़ा गोल्ड से सस्ता। हाँ, तो अगर हम बात करें टंगस्टन या गोल्ड की फॉइल पर क्या करेंगे, हम डीएनए को रैप कर देंगे। यानी डीएनए लेते हैं कोटेड विद गोल्ड या फिर टंगस्टन, और उस फॉइल को हम क्या करेंगे, बुलेट के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और गन के अंदर लोड करेंगे और हाई स्पीड से क्या करेंगे, फायर करेंगे और सीधा प्लांट की सेल के अंदर एंटर। ठीक, तो मतलब क्या करेंगे, हम बम्बार्डिंग करते हैं डीएनए कोटेड विद टंगस्टन या गोल्ड फॉइल एट हाई वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें, यहां हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्डिंग डीएनए कोटेड विद टंगस्टन और गोल्ड फॉइल एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज रफ्तार के साथ एंट्री करवाएंगे। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जीन गन या बॉलिस्टिक। नॉर्मल गन की तरह होती है, बस हाई स्पीड से हम क्या कर देंगे, बम्बार्डिंग करवा के इसको पहुंचा देंगे। अगला हमारे पास आता है माइक्रो इंजेक्शन। क्या आता है? माइक्रो इंजेक्शन। अगर मैं माइक्रो इंजेक्शन की बात करूं बच्चे, तो माइक्रो इंजेक्शन जनरली एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? फॉर एनिमल्स। मतलब नाम से बदल रहा है, बहुत छोटे छोटे निडिल होंगी और निडिल के अंदर डीएनए रख के हम सीधा कहां भेज देंगे, एनिमल सेल की बॉडी के अंदर भेज देंगे। मतलब डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे इनटू दी recombinant डीएनए, डायरेक्टली इंजेक्टेड विद माइक्रो इंजेक्शन। इनटू द होस्ट सेल, होस्ट की सेल के अंदर। एंड माइक्रो इंजेक्शन के बाद हमारे पास जो फोर्थ मेथड आता है, उसका नाम है डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन, और ये बेनिफिशियल या यूज होता है कहां पर, एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए। किसके लिए है ये? फॉर एनिमल्स एंड प्लांट। किसके लिए है? एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए। मेरी बात सुनना, ये आप पहले पढ़ चुके हो। डिसआर्म मतलब एबिलिटी छीन लेना, किसकी? बीमारी करने वाली। और याद आ रहा है कुछ, एगरोबैक्टीरियम, रेट्रोवायरस कैंसर करते थे, उनकी एबिलिटी छीन के उनकी जगह पर हमने क्या किया था, इस्तेमाल किया। तो वही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें वेक्टर्स या ऐसे पैथोजन, आर यूज्ड बाय मॉडिफाइंग देम। जैसे अगर बात करें इसमें हम एग्रो बैक्टीरियम, किसका इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए हम? प्लांट्स के लिए।
और रेट्रोवायरस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एनिमल्स के लिए। ठीक, आई होप यहां तक हो गया, नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक है लास्ट, और वो क्या है, लास्ट नहीं, इसके बाद एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुना ध्यान से, हाँ, बातों को सुनो नालायकों, क्या बोल रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि अगर अगर मुझे, भाई अल्टीमेटली मैं पूरा जितना भी प्रोसेस अभी तक कर रहा था वो कर क्यों रहा था, मेरा मकसद क्या था, मैं चाह रहा था कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी प्रोड्यूस करूं जो इंसानों के काम आए या मेरे बेनिफिट के लिए काम आए। मेरा बेनिफिट क्या, बेच के पैसा कमाऊंगा या फिर किसी दूसरे का कुछ बेनिफिट हो रहा हो, यही तो पर्पज था। अल्टीमेटली जब आपने एक रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बना लिया है तो आप उससे यही चाहते हो कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो बना के दे। तो उस प्रोडक्ट को अगर आपको थोड़ा सा चाहिए हो तो आप लेबोरेटरी में छोटा सा कल्चर मीडियम बना के वहां कल्चर कर सकते हो। सही बात है ना भाई, जिस माइक्रोब को आपने बनाया उस माइक्रोब को खाना चाहिए होगा, उस माइक्रोब को सुटेबल मीडियम चाहिए होगा ग्रो करने के लिए। ऐसा थोड़ी कहीं भी ग्रो कर जाएगा, भाई बैक्टीरिया है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो हर जगह ग्रो तो नहीं करता, उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जरूरतें होंगी, और वो माइक्रोब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसकी सारी जरूरतें क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। उसको जो खाना चाहिए वो ले जाके देना पड़ेगा, उसको जैसी कंडीशन चाहिए वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसका जितना टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको जितना पीएच चाहिए वो पीएच प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो ये नहीं है कि हमने भैया माइक्रोब बना दिया रिकॉम्बिनेंट अब छोड़ दो बनाता रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। उस माइक्रोब की कुछ जरूरतें हैं जीवन में, उसकी सारी जरूरतें आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तब माइक्रोब आपके लिए काम करके देगा। तो अब दो चीजें हैं, या तो आप छोटे स्केल बना रहे हो या लैब में थोड़ा मोड़ा चाहिए था तो आपने लैब में छोटा सा कल्चर मीडियम बनाया वहीं बना के ऑब्टेन कर लिया। लेकिन अगर आप एज ए इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन बड़े लेवल पे सोच रहे हो कि बनाऊंगा बेचूंगा पैसे कमाऊंगा, तो अगर ऐसे ही आपकी जो है एक्सपेक्टेशन है तो आप छोटे लेवल पे तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपको बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, बायो रिएक्टर चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, बायो रिएक्टर। क्या हुआ, माइक्रोब तो चाहिए होंगे भाई साहब, बायो रिएक्टर में हम माइक्रोब को ग्रो करेंगे, तो हमें क्या चाहिए होते हैं भाई साहब, बायो रिएक्टर। अब अगर कोई पूछता है कि सर ये बायो रिएक्टर क्या है, बायो रिएक्टर एक लार्ज वॉल्यूम वेसल है। क्या है, लार्ज वॉल्यूम, कितना भाई, 100 से लेकर के 1000 लीटर तक, लार्ज वॉल्यूम वेसल इन विच microbes are grown या cultured to obtain product। क्या ऑप्टेन करने के लिए, प्रोडक्ट ऑप्टेन करने के लिए अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। कौन सी कंडीशन में, ऑप्टिमम कंडीशन में। क्वेश्चन, सर ये ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, सही बात है ना। ऑप्टिमम कंडीशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, पीएच कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, सबस्ट्रेट जो चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है सबस्ट्रेट की वो होनी चाहिए। सही बात है ना, सही बात है कि नहीं। ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी चाहिए थी वो होना चाहिए। तो चाहे पीएच हो, टेम्परेचर हो, सबस्ट्रेट हो, ये सब के सब आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। सही बात है। और इन सबको प्रोवाइड कराने के लिए जो बर्तन, जिस वेसल का हम इस्तेमाल करते हैं वो वेसल क्या है, बायोरिएक्टर है। तो हमारे पास बायोरिएक्टर जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है स्टील्ड
कौन से बायोरिएक्टर? स्टील्ड टैंक बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर। और इसमें दो वैरायटी होती है, एक सिंपल होते हैं और एक को बोलते हैं हम स्पार्ज टैंक। जो आपको इधर दिख रहा है ये सिंपल है, और इधर वाला जो दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं हम? स्पार्ज टैंक बोलते हैं। तो ये वाला है पहला वाला सिंपल बायोरिएक्टर। कौन सा? सिंपल। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पार्ज। जैसे आपसे पूछते हैं पहला क्वेश्चन तो ये कि बायोरिएक्टर में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको देखो ध्यान से लेबलिंग में ही ध्यान रखना है। जैसे क्या? एसिड बेस कंट्रोल का सेंटर होगा जो पीएच कंट्रोल करेगा। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, मतलब स्टीम पास करेंगे ताकि वहां पर कोई और दूसरे माइक्रोब ना ग्रो कर पाए और मीडियम क्या कर पाए? स्टरलाइज कर पाए। इसके अलावा स्टराइल एयर की सप्लाई करते हैं हम। इसके अलावा कल्चर होगा, कल्चर ग्रोथ मतलब यहाँ पर जो उसके खाने पीने के लिए न्यूट्रिएंट होंगे वो अंदर भरे होंगे पूरा कंटेनर के अंदर। और ये ब्लेड दिख रहे हैं ना, ये ब्लेड क्या करता है? घूम घूम के जो पूरा फूड होता है या कल्चर होता है इक्वली हर तरफ क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट करता है। थोड़ी होगा कि माइक्रोब ऊपर वालों को ज्यादा खाना मिल रहा है, नीचे वाले भुखमरी के शिकार हो गए। तो भैया हम चाह रहे हैं सबको मिले इक्वली, तो इक्वली फूड मिले इसके लिए क्या करना पड़ता है? मिक्स करना पड़ता है, इसलिए ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है ना। फॉर्म ब्रेकर बोलते हैं इसको हम। इसके अलावा मोटर होगी, ठीक। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो लेबलिंग ध्यान रखना, वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपका मन करे तो सिर्फ सीधा फिगर नंबर 9.7 का ANP लिखोगे, और फिगर आजकल आने लगा है तो इंपॉर्टेंट फिगर है दोनों। अगर मैं इधर देखूं ध्यान से, स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर में यहाँ एक एडिशनल चीज क्या होती है? देखो ध्यान से, ये जो है ना ये घूमता है। जब ये घूमेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? मिक्स होगा सीधे। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज क्या होती है कि नीचे से एयर बबल की जाती है। नीचे से क्या की जाती है? एयर को बबल किया जाता है। एयर के जब ऊपर बबल्स बनते हैं ना, तो एयर के बबल्स क्या करते हैं? देखो ध्यान से क्या लिखा है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। यानी एयर के बबल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? मान लिया कोई ऐसा माइक्रोब है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम नहीं पूरा कर पाएंगे, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर नीचे ऑक्सीजन बबल करते हैं ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए? ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए बढ़ जाए, और जिनको रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की ज्यादा वो माइक्रोब यहाँ पर आसानी से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। क्लियर बात? अगर आपसे पूछे सिंपल टैंक और स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर में क्या फर्क है, तो याद रखना यहाँ बबल्स बनते हैं। पहली बात तो नीचे देख रहे हो इसका बेस कर्व है, उसका बेस कैसा है? फ्लैट है, यही पूछता है, ठीक है ना। इसका बेस कैसा होता है? हाँ हाँ, कर्व बेस मतलब डिफरेंस वगैरह पूछता है तो यही 3 पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। और इसका कैसा होगा? फ्लैट बेस। और अगर हम बात करें तो एक आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ क्या करेगा? ऑक्सीजन एरिया बना देता है ट्रांसफर करने के लिए, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये सारी चीजें डायग्राम में ही मेंशन कर सकते हो एनसीईआरटी के। और दो टाइप क्या लिखना है आपको स्टिर्ड बायोरिएक्टर के अंदर? एक सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर, क्या एक स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर, ठीक है ना। एक स्टिर्ड बायोरिएक्टर और एक स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर। क्लियर बात है? तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। बायोरिएक्टर का काम क्या होता है? लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। इसको नोट डाउन करो। ये एनसीईआरटी है भाई, इसको जरूर एक बार देखें, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा बायोरिएक्टर के बारे में। तो क्या कर रहा है? स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रेसिबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कह रहा है अगर छोटे लेवल पे करेंगे तो भी हमें जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर ए लार्ज वॉल्यूम वेसल ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वाज रिक्वायर्ड। मतलब बड़ा सा बर्तन चाहिए होता है। और कह रहा है द बायोरिएक्टर थॉट टू बी ए वेसल इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिविजुअल एंजाइम etc using microbial plant animal and human cell. A bioreactor provide the optimum condition for achieving the desired product, providing the optimum growth condition। क्या क्या? जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, इन सब का लेवल क्या करेगा? प्रॉपर प्रोवाइड करता है। कह रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, जो कि आपको पता है पीछे डायग्राम में देखा। कह रहा है स्टील टैंक बायोरिएक्टर यूजुअली सिलिंड्रिकल विद कर्व्ड बेस।
टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट। मतलब कर्व्ड बेस होगा, सिलेंड्रिकल दोनों ही होते हैं, और यहाँ क्या करेंगे हम, मिक्सिंग के लिए ब्लेड होता है, आपको कंटेंट जो भी होगा। करें स्टीरर फैसिलिटेट द इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायो। स्टीरर मतलब वो ब्लेड जो है वो घूमेगा और बायोरिएक्टर के अंदर जो भी कंटेंट होगा उन सबको प्रॉपर्ली मिक्स करेगा और मिक्स करके सबको इक्वल अमाउंट में हर जगह प्रोवाइड कराएगा। कह रहा है अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। कह रहा है हम अलग से एयर बबल्स करते हैं, उसके लिए एयर के लिए सेंटर होता है, जगह होती है। जैसे अगर आप देखो ध्यान से डायग्राम के अंदर बैक साइड में, तो स्टराइल एयर देख रहा हूं हम कहां से बबल कर रहे हैं, यहां से अलग से एयर सप्लाई करवा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर सिस्टम जो क्या करता है, चीजों को मिक्स करता है, रोटेट करता है। एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ए फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, मतलब जहां पर फॉर्म को ब्रेक किया था, जैसे झाग ना बन जाए कहीं उसको ब्रेक किया था, ये इकट्ठा कहीं कंटेंट ना हो जाए, उन सबको ब्रेक करने के लिए होता है। ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट मतलब जहां से हम सैंपल निकाल के चेक करते हैं प्रोडक्ट क्या बना है मेरा। जैसे भाई मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो वो बनाएंगे ना कुछ देर प्रोडक्ट, तो रॉ मटेरियल डालेंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो निकालते रहेंगे। कह रहा है द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। कह रहा है छोटा छोटा कल्चर हम बाहर समय समय पे निकालते रहेंगे। बताओ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। क्लियर बात है यहां तक। अब इसका हेडिंग डालना है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलो अब सुना ध्यान से, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या क्या आता है भाई इसमें, सुना ध्यान से। वो सारे के सारे इवेंट जब प्रोडक्ट बन गया है तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको प्योरीफाई करना, उसको क्या करना, प्योरीफाई करना, पैकेजिंग करना, प्रिजर्वेटिव ऐड करना और उसकी मार्केटिंग करना, ये सब के सब कहाँ आता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। तो सिंपल शब्दों में आपको पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आता है, प्यूरिफिकेशन, क्या आता है, प्यूरिफिकेशन, टॉक्सिसिटी चेक, टेस्टिंग, इसके अलावा ट्रायल्स जो भी होंगे, मतलब कि मान लीजिए कोई मेडिसिन वगैरह है, ड्रग्स। अच्छा ये दोनों टेस्टिंग एंड ट्रायल्स किसके लिए होते हैं, ड्रग्स वगैरह के लिए। किसके लिए होते हैं, ड्रग्स वगैरह के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव करते हैं और फिर क्या करेंगे, मार्केटिंग करते हैं। क्या करते हैं, मार्केटिंग। तो ये सब के सब कहां आते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। अगर आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ एनसीईआरटी देख रहे हो तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ही टॉपिक है। आफ्टर कंप्लीशन द बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब मैंने बायोरिएक्टर वेक्टर सब कुछ लगा दिया है, उसमें प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ बन गया है। अब मैंने सैंपलिंग पोर्ट से या जहां से प्रोडक्ट मुझे निकालना था, प्रोडक्ट भी मैंने वहां से निकाल लिया है। कह रहा है द प्रोडक्ट हैज टू सब्जेक्ट, प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस। कह रहा है जब आपको प्रोडक्ट मिला है तो जो प्रोडक्ट फाइनली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट नहीं होता है, वो तो जस्ट नया नया बना हुआ प्रोडक्ट है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से या बहुत सारी स्टेप से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह मार्केटिंग करने से पहले आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। कह रहा है द प्रोसेसेस इंक्लूड द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन which are collectively referred to as a downstream processing। मतलब सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव वगैरह वगैरह। कह रहा था प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव, इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड करना पड़ेगा। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू ए क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स। क्लिनिकल ट्रायल्स होंगी अगर क्या है, ड्रग्स वगैरह है तो। कह रहा स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगी। अब आपको पता है ये भी किसके लिए होता है, ड्रग्स वगैरह के लिए मेनली होता है, और अगर फूड वाला प्रोडक्ट भी है तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग तो होती है। कह रहा था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कह रहा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। भैया कौन सा प्रोडक्ट, खाने का चीज है, ड्रग्स है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्टेप्स क्या होंगे, चेंज होंगे। और मतलब सिंपल शब्दों में प्रोडक्ट बनने के बाद जो कुछ भी आप करते हैं वो सब के सब क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इसका एप्लीकेशन वाला पोर्शन। ठीक, तो वो भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी छोटा चैप्टर है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस यहीं तक।